खबर से साथियों, खबर है कि ईरान के राष्ट्रपति जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, वो हेलीकॉप्टर क्रैश कहां हुआ इसके बारे में पता चल रहा है कि वो जगह मोसाद का गढ़ हुआ करती थी। यानी कि वहां पर इजराइल की खुफिया एजेंसी का बहुत लंबे समय से लंबा एक तरह से कहिए तो जमावड़ा रहा है। और दूसरी यहीं पर बैक टू बैक जो खबर जुड़कर आ रही है वो ये है कि किसी भी वक्त इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकती है। ये दोनों ही खबरें आपस में एक दूसरे से कितनी इंटर रिलेटेड हैं, आज के सेशन में चर्चा करेंगे। दोनों ही अलग अलग घटनाओं में अलग अलग जगहों पर घटी खबर हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं क्योंकि इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट में इस समय दुनिया उलझी हुई है। आपको ये तो ताजा ताजा अपडेट है ही कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसके तहत ईरान के प्रेसिडेंट की मौत हुई, और उसको लेकर के ये सवाल उठने लगे कि इनकी ये मौत हत्या थी, हादसा थी, साजिश थी क्या। अल्टीमेटली ईरानियन प्रेसिडेंट का चॉपर क्रैश होने से मौत तो हुई, लेकिन ये बहुत सारे प्रश्न छोड़ गई कि जब 3 हेलीकॉप्टर एक जगह से उड़े तो ये ऐसा कैसे हुआ कि बीच में चल रहे हेलीकॉप्टर का ही हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसी में बैठे हुए लोग क्यों मारे गए। और जब खोजभाल होने लगी तो यहां तार जुड़ने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सब के पीछे इजराइल का हाथ हो। और इन सभी को ध्यान में रखते हुए इन सारी चीजों को आज के सेशन में कवर करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इंडिया ने ईरान के साथ अपना जो साथ है वो दिखाया है। इंडिया स्टैंड्स विद ईरान, और ऐसी स्थिति में भारत ने अपने झंडे 21 तारीख के दिन आधे झुकाए थे, क्योंकि राष्ट्रीय शोक भारत में भी मनाया गया। जहां एक और राष्ट्रपति के मारे जाने पर ईरान में 5 दिवस का राष्ट्रीय शोक है, वहीं इंडिया में भी 1 दिवस का राष्ट्रीय शोक रखा है, क्योंकि भारत और ईरान एक दूसरे के मित्र हैं। वहीं दूसरी ओर नेतन्याहू की गिरफ्तारी की चर्चाएं इस समय बहुत तेजी से मार्केट में सवार हैं। तो आज के सेशन में इन सभी चीजों की चर्चा करेंगे। कुछ तस्वीरों के साथ सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आप ये जो तस्वीरें इस समय देख रहे हैं, ये रायसी के जनाजे में उमड़े हुए लोग हैं, जिन्हें आप यहां पर भीड़ में देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि लगभग मिलियंस ऑफ पीपल वर देयर, जो यहां पर इस लास्ट के मॉर्निंग में स्थित हुए थे। यहां पर लोगों ने इब्राहिम राइसी के प्रति साथ में उनके साथ में जो मारे गए विदेश मंत्री और जो लोग थे उनके प्रति सांत्वना व्यक्त करते हुए आप यहां पर तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर एकत्रित हुए थे। जगह जगह पर प्रेयर्स के पोस्टर लगे हुए हैं और हर जगह पर लोग इन्हें अपनी तरफ से दुआएं देकर के अंतिम विदा दे रहे हैं। भारत की तरफ से भी भारत के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब ईरान की यात्रा पर निकल रहे हैं, जो कि भारत की तरफ से कंडोलेंसेस वहां पर पेश करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, इब्राहिम रईसी के बारे में कहा जाता है कि ये 1979 के अंदर जो अयातुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में क्रांति हुई थी, उस समय से एक धार्मिक नेता के रूप में निकले थे और साथ ही साथ लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय थे। इनकी लोकप्रियता का अंदाजा इनके अंतिम यात्रा में उपस्थित लोगों की भीड़ को देखकर लगाया जा सकता है। और हाल ही में ये तब ज्यादा चर्चा में आए जब इजराइल और ईरान कॉन्फ्लिक्ट आप सबने सुना। दुनिया में इस प्रकार के कयास के काफी वीडियो तैर रहे हैं कि हो सकता है कि इजराइल ने अपने द्वारा लेजर बीम के थ्रू टारगेट करके इस हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया हो। कहा जा रहा है कि जहां रईसी की मौत हुई थी वो इजराइल का गढ़ था, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का गढ़ था। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बनने लगेगा कि जहां पर मौत हुई है वो तो ईरान का ही हिस्सा है, वहां पर मोसाद का कैसा लेना देना। तो आपको ये मालूम हो तो मैं आपको यहां याद दिला दूं कि ईरान ने अजरबैजान के साथ मिलकर एक डैम बनाया था। उसी डैम के इनॉग्रेशन के अंदर ये गए थे। तो अब आप देखिए कि ईरान और अजरबैजान इन दोनों के संयुक्त प्रभाव से एक डैम बन रहा था। अजरबैजान के भी नेता और ईरान के भी नेता दोनों एक साथ एक ही जगह पर उपस्थित थे। यहीं से सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जन्म ले रही है। बस इस वर्ड डायनामिक्स को अगर आप देखें तो सारी की सारी बातें आपको समझ में आने लगेंगी। जरा ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। देखिए, आपको यहां ईरान दिखाई दे रहा है, इधर की तरफ आपको आर्मेनिया दिखाई दे रहा है, यहां अजरबैजान दिखाई दे रहा है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिक्स यहां क्रिएट हुआ है। क्या क्रिएट हुआ है, जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपको अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच का कन्फ्लिक्ट पता होगा। नगोर्नी काराबाख क्षेत्र को लेकर के यहां पर कन्फ्लिक्ट चल रहा है।
दुनिया में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें अब तक अमेरिका और रूस अपने अपने तरीके से बांट कर चलते हैं। यही देखा जाता है कि अगर कहीं पर युद्ध हो रहा है तो एक के साथ में अमेरिका आ जाएगा, दूसरे के साथ में रूस आ जाएगा। ऐसा ही यहां पर भी हुआ। आर्मेनिया के साथ में खड़ा होकर के हुआ रूस, तो अजरबैजान के साथ समर्थन में उतरा अमेरिका। अमेरिका के साथ साथ इजराइल साथ में ही अजरबैजान का समर्थक बना। इसका मतलब यह हुआ कि आर्मेनिया अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट में इजराइल समर्थक है अजरबैजान का। इसका मतलब अजरबैजान और इजराइल की मित्रता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग गणित है यहां पर। आप इसको देखकर थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर अजरबैजान के बयान तो पाकिस्तान के समर्थन में आते हैं, अजरबैजान भारत विरोधी है। इससे कोई फर्क जियोपॉलिटिक्स में नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि किसको किससे क्या लाभ हो रहा है। इजराइल का अजरबैजान के प्रति समर्थन है और यह समर्थन इतना हावी है कि इजराइल के बहुत सारे खुफिया एजेंट्स एनी टाइम अजरबैजान में आज भी रहते हैं। यानी ईरान के बारे में, अब देखिए इसी के दक्षिण में स्थित है ईरान, तो अगर ईरान के बारे में कोई भी खुफिया जानकारी जुटानी होती है तो वो वाया अजरबैजान ही मोसाद जुटाती है। जिस एरिया में ये क्रैश हुआ है, जिस जगह पर ये घटना हुई है, वहां पर मोसाद के काफी सारे एजेंट सक्रिय हैं, ऐसा लोगों का कहना है। अब इसके बारे में प्रमाण क्या है? प्रमाण सुनिए। जो रईसी है ना, जिनकी हत्या हुई है या फिर कहिए जिनकी मौत हुई है हादसे में, इन्हें तेहरान का बुचर कहा जाता है, यानी कि कसाई, बुचर ऑफ तेहरान, कसाई कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा लगभग 4000 से अधिक लोगों को फांसी की सजा दी गई जब ये चीफ जस्टिस ऑफ ईरान हुआ करते थे। जो भी मानवाधिकार कार्यकर्ता थे, एलजीबीटीक्यू के जो भी समर्थक थे, या फिर जो हिजाब के खिलाफ थे, या फिर जो ईरान के खिलाफ थे, इनका अंतिम फैसला होता था लटका दो फांसी पर। तो फांसी पर देने के लिए इनका रिकॉर्ड है, तो इसलिए इन्हें बुचर ऑफ ईरान के बीच, बुचर ऑफ तेहरान के नाम से भी जाना जाता है। इसका अंदाजा आप इससे लगाइए कि इन्हें अमेरिका ने जब ये राष्ट्रपति बनने वाले थे उसी समय पर बैन कर दिया था कि नहीं, मैं इसे एक प्रतिबंधित व्यक्ति मानता हूं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो हमने आखिरी सेशन किया था जिसमें मैंने आपको यह बताया था कि अमेरिका की तरफ से कोई कंडोलेंस मैसेज नहीं आया, जब दुनिया भर के लोगों ने, रूस ने, चाइना ने, इंडिया ने, आसपास के सभी पड़ोसी मुल्कों ने, ओआईसी ने, यूएन ने, सबने कंडोलेंसेस दे दिए, तब जाकर के अमेरिका के विदेश प्रवक्ता के थ्रू एक मैसेज आया और उस मैसेज पर भी वहां के विदेश मंत्री को वहां के नेताओं ने घेर लिया कि आप इन्हें अपनी तरफ से कंडोलेंस मैसेज क्यों दे सकते हैं, क्यों दे दिया। इस बात को लेकर के घना विरोध हुआ अमेरिका के अंदर। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर अब स्थिति को समझने का प्रयास करिए। जब मैंने आपसे कहा कि यह व्यक्ति बुचर ऑफ तेहरान के नाम से जाना जाता था, तो इन्होंने कुछ समय पूर्व ही, यानी कि अभी से 2-3 साल पहले तक तो चीफ जस्टिस थे ही, 19 से 21 के बीच में थे, उस समय पर अजरबैजान के अंदर ईरान के लिए खुफिया जानकारी जुटा रहे, ईरान के खिलाफ खुफिया जानकारी इजराइल के समर्थन में जुटा रहे 4 लोगों को इन्होंने फांसी की सजा दी थी। मतलब यह समझिए कि जब इनकी खुफिया एजेंसीज को पता चला कि अजरबैजान में कुछ लोग ईरान के खिलाफ जानकारी जुटा रहे हैं, उन्हें पकड़वाकर फांसी की सजा दी गई थी। कहा जाता है कि मोसाद यहां पर बहुत सक्रिय है। और इससे अब आप तार जोड़ना शुरू करिए कि अजरबैजान का पहले से ही इजराइल के प्रति झुकाव रहा है। अजरबैजान के राष्ट्रपति, जो कि इजराइल के समर्थक हैं, अगर अब कयासों की कड़ी जोड़िए कैसे जोड़ी जा रही हैं कि जिस जगह पर इन दोनों ने मिलकर के इनॉग्रेशन किया एक डैम का, ये और इनकी टीम तो बिजी थी उस इनॉग्रेशन में। इनका हेलीकॉप्टर जहां खड़ा हुआ था, वहां पर जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज रही होंगी, उन सभी सिक्योरिटी एजेंसीज में से किसी ने अगर इस प्रकार से क्रॉस, मतलब कहते हैं ना उसको, क्रॉस एजेंट बन गया हो, या मोसाद के एजेंट वहां पहुंच गए हो और उन्होंने पहुंचकर इनके हेलीकॉप्टर में कुछ ऐसी गड़बड़ी कर दी हो जिसके चलते जब इनका हेलीकॉप्टर उड़े और वो रास्ते में ही क्रैश हो जाए। अब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हैं जो कि दुनिया में इस समय चलती आ रही हैं और इन्हें बल मिल रहा है इस बात से कि अजरबैजान ईरान का इतना मित्र नहीं है जितना इजराइल का मित्र है। और इजराइल उस घटना को बहुत बुरी तरह से लेता है कि जब उसके ऊपर ईरान ने हमला किया, जब ईरान ने इनके ऊपर मिसाइल दागी थी, तो इजराइल ने इसे अपने ऊपर हमला माना था।
ठीक है। तो ऐसी स्थिति में रशिया का भी बयान है कि वो इस मामले में यूएस को, जिसने एविएशन सेफ्टी और सैंक्शंस के चलते राइसी को कुछ मदद नहीं दी थी, उसे भी वो इस चीज के लिए जिम्मेदार मानता है। मैंने इस पर ऑलरेडी एक दिन पहले सेशन किया था, लेकिन इस बात को बल जब मिलने लगा, तो बल जब मिला वो मिला जब मोसाद के बारे में जानकारी जुटना शुरू हुई। ठीक है, इसे लेकर के अब आप देखिए, चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने तो दावा ही कर दिया है कि इजराइल ही हत्या में शामिल रहा है। अर्थात चीन का अगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी माना जाए, जैसे आप और हम तो केवल यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, हादसा या साजिश। मैंने जब इस तरह का सेशन किया तो ये पहला सेशन था जब मैंने आपके सामने ये रखा, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैं देख रहा था बहुत सारे लोग मुझे ज्ञान देने चले आए थे और उसमें ये ज्ञान दे रहे थे, आपको क्या पता है, हादसा भी तो हो सकता है। बिल्कुल हादसा हो सकता है, मैंने तो पहले कहा है कि हादसा हो सकता है, लेकिन जैसे मैं आपके सामने ये तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूं, अगर चीन के सरकारी समाचार पत्र को, या कहिए कि अखबार के, चीनी सरकार के मुखपत्र सामना की तरह जैसे है, वैसे अगर ग्लोबल टाइम्स को बात माना जाए तो वो तो साफ कह रहा है कि इजराइल ही इस हत्या में शामिल है। अब क्या कीजिएगा, साथ ही साथ ये आशंकाएं और भी हैं कि सीआईए ने और मोसाद ने अजरबैजान के साथ मिलकर के रईसी की हत्या का प्लान किया हो। इवन ऐसी कॉन्स्पिरेसीज भी चल रही हैं कि इजराइल ने बकायदा खैमनेई के बेटे के साथ मिलकर के इनकी हत्या की प्लानिंग की। अब ये खैमनेई का एंगल क्या है, असल में क्या है कि रईसी जो है ना, वो ईरान के धर्मगुरु खैमनेई के बहुत करीबी हैं। ऐसी स्थिति में उनका जो उनके प्रति करीबी होना है वो खैमनेई के बेटे को पसंद नहीं है। अब बेटे को क्यों पसंद नहीं है, क्योंकि उनका जो बेटा है, सुप्रीम लीडर का जो बेटा है, वो खैमनेई के चलते प्रेसिडेंट नहीं बन पाया था। तो ऐसी स्थिति, रईसी के चलते प्रेसिडेंट नहीं बन पाया था, इसके चलते यह माना जा रहा है कि हो सकता है उन्होंने बैकग्राउंड में इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी प्लान की हो। ठीक है, यहां पर जनाजे में उमड़े हुए लोगों को आप देख सकते हैं, जो कि तबरिज के अंदर, जहां पर इनका मतलब यह हुआ, हेलीकॉप्टर गिरा, वहां पर कितनी बड़ी संख्या में मिलियंस ऑफ पीपल बताए जा रहे हैं। एकदम सड़क काली दिख रही है लोगों से, जो यहां पर एकत्रित हुए आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अच्छा, फिर लोगों ने इनको रिलेट करना शुरू किया कि जैसे फकीर जाद है, जो कि इनके वो थे, परमाणु वैज्ञानिक थे, उनको प्लान किया बीच में चलती हुई गाड़ी के अंदर मारना। परमाणु वैज्ञानिक जिन्होंने यहां पर न्यूक्लियर का प्लांट सिस्टम सेट किया, उन्हें बीच में चलती गाड़ी में टारगेट जब ये लोग कर सकते हैं, तो निश्चित ही इस कॉन्स्पिरेसी के ऊपर से भी पर्दा उठेगा। ईरान में बहुत जबरदस्त तरीके से इन्हें, यानी इनकी शहादत को ट्रीट किया जा रहा है इस तरह से कि इनका अब जन्नत में स्वागत हो रहा है। सुलेमानी इनका माथा चूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वही सुलेमानी हैं जिन्हें अमेरिका ने बगदाद के अंदर टारगेट करके मार दिया था। ये इनकी कुद्स फोर्सेस के हेड कमांडर थे और कहा जाता था खैमनेई के ये बिल्कुल राइट हैंड हुआ करते थे। अब इन दोनों को जन्नत में दिखाकर एआई जनरेटेड इन तस्वीरों के माध्यम से दीवारों पर पोस्टर बना करके बाकायदा ये दिखाया जा रहा है कि हमारे देश को चाहने वाले लोग इस समय जन्नत में हैं। आपको याद होगा वही सुलेमानी जिनकी हत्या के पीछे हमने आपसे पहले भी चर्चा की हुई है। ईरान के जो मतलब खैमनेई हैं, जो इनके सबसे सुप्रीम लीडर हैं, उनके बेटे जिसका नाम है मोजताबा, उसके ऊपर भी फिलहाल इस तरह का पोल चल रहा है कि लोग मान रहे हैं कि ये 50-50% चांसेस हैं कि उसने मिलकर के रईसी की हत्या करवाई हो, वो सुर्खी मतलब अपोजिशन लोगों से मिल गया हो। यहां पर आप कुछ तस्वीरें देख सकते हैं जो कि जनाजे में जा रही गाड़ियों के अंदर डेड बॉडीज हैं और उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए सड़कों पर उमड़ी हुई हजारों लोगों की भीड़, लाखों लोगों की भीड़ यहां पर है। और यहां पर भीड़ से आंका जाता है कि कोई व्यक्ति उनके देश में कितनी बड़ी सेलिब्रिटी था। तो कहा जाता है कि जब सुलेमानी की डेथ हुई थी तब लगभग 10 लाख लोग सड़कों पर थे, उससे भी ज्यादा लोग रईसी की मौत पर सड़कों पर उतरे हैं। इसलिए माना जा रहा है कि यह एक बहुत बड़ा, आप देखें कि जिस सभागार में उनके अंतिम दर्शन के लिए चीजें रखी गई, मतलब पहले तबरिज में इनको रखा गया, फिर वहां से तेहरान लाया गया, तो जिस मॉस्क में तेहरान में इनकी डेड बॉडी को रखा गया, उसे आप देखें कि यहां पर जनता किस प्रकार से उनके प्रति अपनी आस्था रोते रोते व्यक्त कर रही है। यहां पर एक तस्वीर और निकल कर आई जब इनके वाइस प्रेसिडेंट, जो
कि अब कार्यवाहक राष्ट्रपति बन रहे हैं, उन्हें कैमरों ने रोते हुए कवर किया। यानी कि यहां पर बहुत ज्यादा दुख है इस बात का कि ईरान ने अपना एक लोकप्रिय नेता खो दिया है और दुनिया भर के लोग इन्हें अब अपनी तरफ से संवेदना दे रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ने अपने झंडे को आधा झुकाया, भारत ने भी अपने झंडों को, भारत के जो झंडे हैं, भारत के विदेश मंत्री बकायदा तेहरान, जो ईरान की एम्बेसी इंडिया में है, वहां गए और भारत की तरफ से अपना जो मैसेज है वो लिखा। भारत की जो तमाम सरकारी इमारतें हैं उन पर भारत के झंडे को आधा झुकाया गया, यानी आधा उतार कर पहनाया गया, कुछ इस तरह से, क्योंकि भारत ने भी ईरान के प्रति अपनी मित्रता दर्शाते हुए उनके साथ में अपने यहां पर भी एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा। भारत की तरफ से भारत के वाइस प्रेसिडेंट यानी कि धनखड़ साहब जो हैं वो 22 तारीख को ईरान की यात्रा पर हैं। आज जाकर के वो भारत सरकार के मैसेज को, भारत की जनता के संदेश को वहां पर कन्वे करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग बात सुनिए, मैंने जब सेशन किया था तो मैंने आपको ये बताया था, हत्या और साजिश वाला जो सेशन गया था अपना, उसमें मैंने आपको बताया था कि दुनिया भर की तरफ से श्रद्धांजलि के, कंडोलेंसेज के मैसेज आ गए, लेकिन अमेरिका की तरफ से कोई भी संदेश नहीं आया था। अब क्या होता है जरा ध्यान से सुनिए। अपन का सेशन गया, उसके बाद में अमेरिका वाले अपने सेशन की वजह से नहीं, दुनिया भर की प्रतिक्रियाओं की वजह से इस बात को सोचने पर विवश हुए कि यार हम कहीं अलग थलग ना पड़ जाएं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका के चुनावों में बाइडेन पहले से ही इजराइल और गाजा के वॉर में इजराइल के समर्थन के कारण काफी क्रिटिसिज्म झेल रहे हैं। ऐसी स्थिति में अमेरिका ने बहुत देर से, जब अपना सेशन कंप्लीट हो गया उसके बाद से एक मैसेज आया और वो मैसेज कंडोलेंसेज का मैसेज था और उस कंडोलेंसेज के मैसेज को इस प्रकार से लिखा गया: ऑफिस ऑफ स्पोक पर्सन, स्टेटमेंट बाय मैथ्यू मिलर, स्पोक पर्सन, ऑन द डेथ ऑफ ईरानियन प्रेसिडेंट राइसी एंड अदर इन हेलीकॉप्टर क्रैश। 20 तारीख के दिन जाकर के इन्होंने अपना मैसेज दिया और कहा कि हम अपनी तरफ से कंडोलेंसेस देते हैं और हम ये कंफर्म करते हैं कि जो लोग ह्यूमन राइट और फंडामेंटल फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं हम उनके साथ हैं। यानी कि इब्राहिम राइसी के प्रति तो इन्होंने अपनी तरफ से कंडोलेंसेस दे ही दिए, लेकिन उसके साथ साथ ह्यूमन राइट, जिसके कारण उसे बुचर कहा जाता था, और साथ में जो फंडामेंटल फ्रीडम है, जिसकी महिलाएं हिजाब के लिए प्रोटेस्ट कर रही होती हैं, उनके प्रति भी यहां पर बातें इन्होंने लिख दी। लेकिन इतना लिखने से यहां पर बवाल हो गया। बवाल क्या हुआ जरा आप हेडलाइन देखिए: यूएस कंडोलेंसेस फॉर राइसी रिफ्लेक्ट ए डेलिकेट डिप्लोमेटिक रिचुअल। कि यार समझ नहीं आ रहा है कि अमेरिका का रिचुअल बदल गया है क्या। इसके चलते ब्लिंकन को सीनेट में बुलाकर के सवाल जवाब किए गए। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा। आप इसे वीडियो को देखिए। यहां पर सैन जॉन बैरेसो, जो कि यूएस के सीनेटर हैं वायमिंग से, उन्होंने इनको बिठा करके, जो इनके विदेश मंत्री हैं, इन्हें बिठाकर एंटनी ब्लिंकन को इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आपने इन्हें अपनी तरफ से कंडोलेंस मैसेज दे कैसे दिया। डेथ ऑफ ईरानियन प्रेसिडेंट राइसी, ए मास मर्डरर who targeted, threatened and attacked Americans. I think it is shocking that this administration would mourn the death of the butcher of Tehran. It's a terrible mistake. मतलब यहां के संसद ने इनसे सवाल जवाब तक कर लिया। आप विचार कीजिए, सीनेट अमेरिकी संसद का उच्च सदन होता है, वहां पर इनके साथ पूछताछ की गई। ये सांसद हैं जिनके सामने विदेश मंत्री बयान देकर कह रहे हैं कि हम लोग अपनी तरफ से केवल कंडोलेंस मैसेज दिए हैं, हमने स्टैंड नहीं बदला है। आप विचार कीजिए कि एक मैसेज के ऊपर कितनी बड़ी अमेरिका के अंदर पॉलिटिक्स हो सकती है। इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी मौन रखा गया। कुछ देर का मौन रखा। इस मौन के ऊपर इजराइल भड़क गया। इजराइल की तरफ से बयान आया कि यूनाइटेड नेशन ऐसा कैसे कर सकता है। जो व्यक्ति मास मर्डरर हो, जो कि बुचर ऑफ तेहरान के नाम से जाना जाता हो, जो दूसरे देशों के लोगों को मारने की खुलेआम धमकी देता हो, यूनाइटेड नेशंस में उस व्यक्ति के प्रति कुछ इस प्रकार की संवेदनाएं कैसे व्यक्त की जा सकती हैं। इजराइल ने इसके प्रति अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और इस बात का सरेआम विरोध किया कि यह बात गलत है, उनके सम्मान में किसी प्रकार की सांत्वनाएं नहीं देनी चाहिए थी। जब इजराइल की चर्चा आ ही गई है तो इजराइल का एक और न्यूज सुनिए साहब। न्यूज यह है कि नेतन्याहू के खिलाफ जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, नीदरलैंड के हेग में स्थित है। नीदरलैंड के हेग में 2 कोर्ट हैं,
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसे आईसीजे कहते हैं, जो यूनाइटेड नेशंस की कोर्ट है, और एक और कोर्ट है जो रोम एस्टेट्यूट से चलती है जिसका नाम आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसके अंदर 124 मेंबर नेशंस ने साइन किया हुआ है कि अगर हम अपने देशों के ऊपर एक नियम लागू करें और अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल्स को पनिशमेंट दिलवाएं तो वो आईसीसी है। आईसीसी के अंदर जो सरकार की तरफ, सरकार से मतलब आईसीसी की तरफ से जो सरकारी प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने अपनी तरफ से जो हमास के लीडर हैं सिनवार और इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है नेतन्याहू, इजराइल के पीएम नेतन्याहू, उनके खिलाफ अपनी तरफ से मामला पेश कर दिया है। आपको याद होगा इस पर भी हमने सेशन किया था आज से 3 हफ्ते पहले, और मैंने जानकारी दी थी कि क्या इजराइल के पीएम गिरफ्तार होंगे, क्योंकि चर्चाएं तब आना शुरू हुई थी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो सरकारी प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने अपने बयानों में इस बात का हिंट दिया है कि वह नेतन्याहू के खिलाफ मामले को आईसीसी के अंदर उठाएंगे। यह मामला उठा दिया गया है। मेरे प्यारे साथियों, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट 124 मेंबर्स के साथ वर्तमान के अंदर द हेग के अंदर स्थित है, और यहां के जो चीफ प्रोसिक्यूटर हैं करीम खान, उन्होंने कोर्ट में नेतन्याहू और इजराइल के रक्षा मंत्री के खिलाफ अरेस्ट वारंट की मांग की है। साथ में काउंटर बैलेंस करने के लिए जो हमास के लीडर हैं उनके खिलाफ भी अरेस्ट की डिमांड की है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे रूस के राष्ट्रपति के खिलाफ अरेस्ट वारंट की डिमांड आईसीसी में की थी, और उनके खिलाफ तो जारी भी हो गया था, जिसके चलते वो दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर नहीं जा पाए थे और फिर वो G20 की बैठक में भी इंडिया नहीं आए थे। इजराइल के पीएम के खिलाफ आईसीसी के चीफ प्रोसिक्यूटर के द्वारा यह डिमांड करना अपने आप में अमेरिका को एक करारा तमाचा है जियोपॉलिटिक्स में, बिकॉज यह माना जाता है कि हालांकि आईसीसी मेंबर नेशन नहीं है अमेरिका, लेकिन करीम खान ने तमाम अमेरिकी धमकियों के बावजूद अपना मामला आईसीसी में रखते हुए नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट की डिमांड कर ली। यह दर्शाता है कि आईसीसी भी अब अमेरिकी प्रभाव को नहीं मान रहा है। उनके द्वारा इतना कहना कि पहले भी अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि अगर ऐसा होगा तो आईसीसी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उसके बावजूद ये जाकर के अपनी मांग रख दिए हैं। यह अपने आप में एक अलग ही जियोपॉलिटिक्स की तरफ इशारा करती है। हमने अपने ट्विटर हैंडल पर आपको इसकी जानकारी पहले ही दे दी थी। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने अंकित कुमार अवस्थी नाम से वेरीफाइड मेरा ट्विटर अकाउंट है, जो कि अब एक्स के नाम से जाना जाता है, वहां पर मेरा अकाउंट है, वहां पर दुनिया भर की जो भी खबरें ताजा और ट्रेंडिंग होती हैं उन्हें घटित होते ही कुछ ही समय के अंदर हम लोग अपडेट कर देते हैं। अगर आप कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो एक जगह यहां पर आपको यह उपलब्ध होती है। ठीक है साहब। तो आईसीसी के अंदर बकायदा जो हमास के चीफ हैं याहया सिनवार, उनके खिलाफ भी और जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं उनके खिलाफ भी अरेस्ट वारंट की डिमांड की। इस बात पर बेंजामिन नेतन्याहू भड़क गए और उन्होंने भड़कते हुए कहा कि आप एक आतंकवादी को हमारे साथ कंपेयर कैसे कर सकते हैं। एक तरफ हमास है जिसने हमारे ऊपर आफ्टर होलोकॉस्ट यानी हिटलर के द्वारा जो जर्मन यूज के ऊपर जो यातनाएं की गई थी, उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी यातना हमास के द्वारा हम पर की गई, उसमें हमारे 1200 से ज्यादा लोग मारे गए, और उस स्थिति के बावजूद वो लोग हमारी महिलाओं के साथ रेप किए, बच्चों को और महिलाओं को और बुजुर्गों को बंधक बनाकर अपने देश में ले गए। आज तक वो लोग रिहा नहीं हुए हैं, और उनकी तुलना आप इजराइल से कर दे रहे हैं, यह कहते हुए कि इजराइल ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस नहीं दिया, यह कहते हुए कि इजराइल बदला क्यों ले रहा है। यह दर्शाता है कि आईसीसी इम्पार्शियल हो गया है। मतलब ये इजराइल जो आईसीसी है ये अब पार्शियल व्यवहार दर्शा रहा है। इस बात पर अमेरिका की भी प्रतिक्रिया निकल आई। अमेरिका के स्पोक पर्सन ने आकर, मैथ्यू मिलर ने अपनी तरफ से प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसी घटना की हम सख्त निंदा करते हैं। हम अपनी तरफ से स्टैंड क्लियर करते हैं कि हमास एक आतंकी संगठन है और उसका इजराइल से कंपैरिजन उचित नहीं है। हमास के नेता को अगर पनिशमेंट दिया जा रहा है तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए नेतन्याहू को दिया जाएगा। यह एक गलत प्रक्रिया है, और यह प्रक्रिया एक लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रधानमंत्री के खिलाफ है, क्योंकि इजराइल एक लोकतांत्रिक देश है। अमेरिका की प्रतिक्रिया यहां पर आ गई। इस बीच में आईसीसी के मेंबर नेशंस में से एक देश नॉर्वे बोल पड़ा कि यदि आईसीसी फैसला दे देता है कि जाइए नेतन्याहू को गिरफ्तार करिए
और नेतन्याहू हमारे देश की यात्रा पर आते हैं तो हम उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। ये अपने आप ही निकल आए, इन्हें कोई पूछ ही नहीं रहा था, ठंड में बढ़िया से पड़े हुए थे एकदम ऊपर जाकर के, इन्हें कोई नहीं पूछ रहा था। ये भाई साहब फिर से निकल आते हैं, कहते हैं सुनो भाई, ये सब हरे जो दिखाई दे रहे हैं ये आईसीसी मेंबर नेशंस हैं, ये कह रहे हैं कि भाई हम जाकर उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे, आप कह दीजिएगा नेतन्याहू अगर हमारे यहां आए हम गिरफ्तार। यदि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी डिटेल में मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो कंप्लीट थ्योरी बैच, बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिजाइंड और बहुत डिटेल तरीके से एलोबरेटिव मैनर में पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको 1499 में हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर उपलब्ध है। आप जाकर उसे एक्सेस कर सकते हैं पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ। और यदि आप में से कोई भी साथी हमारी हैंडबुक्स चाहता है, जो हमने नोट्स पढ़ा रखे हैं वो चाहता है, तो वो मात्र 1999 के अंदर उपलब्ध हैं, आप उन्हें घर से ऑर्डर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।